सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो आई, यू, शी, ही, दे और कोई नेम, ये मुख्य रूप से हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। वर्ब में हम पहले हेल्पिंग वर्ब को लेते हैं और हेल्पिंग वर्ब के अंदर मुख्य तौर पर हम इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल इन्हें लेते हैं। नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं SVO के बारे में। S प्लस V प्लस O। अब आप कहेंगे कि SVO क्या है? तो देखो, अंग्रेजी सीखने का ये एक बेसिक फॉर्मूला है जिससे याद करने के बाद या जिसे समझने के बाद आपके लिए अंग्रेजी को सीखना थोड़ा आसान तो जरूर हो जाएगा। अच्छा ऐसा है, तो क्या है ये SVO? आइए जानते हैं। तो देखिए, S का मतलब होता है हमारा सब्जेक्ट, और फिर है हमारा वर्ब। वर्ब हमारी होती है दो प्रकार की, एक हमारी हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है हमारी मेन वर्ब। और O से हमारा बनता है ऑब्जेक्ट। तो इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और इसका यूज कैसे करना है वो हम अभी आपको बताते हैं। लेकिन एक बार रिकैप जरूर कर लेते हैं कि SVO क्या है। तो देखिए, S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब, और वर्ब दो तरह की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। उसके बाद O फॉर ऑब्जेक्ट। समझ में आई बात? तो अब आगे देखते हैं सब्जेक्ट क्या होते हैं। देखिए, इस SVO के अंदर अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो आई, यू, शी, ही, जो कि हमने आपको अपनी पहली वीडियो में सिखाया भी था, और दे, और कोई नेम भी हमारा सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। बाकी के सब्जेक्ट हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे, लेकिन फिलहाल आप सब्जेक्ट के रूप में इन्हें याद कर सकते हैं। आई, यू, शी, ही, दे, और कोई भी नेम अगर हमारे पास होता है तो वो सब्जेक्ट का काम करता है। अब हम बात करते हैं वर्ब की, और वर्ब के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं कि वर्ब दो प्रकार की होती है। पहली होती है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है मेन वर्ब। तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं, यानी कि एक हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे छोटा सा लिख देते हैं और दूसरा मेन वर्ब। तो अगर हम बात हेल्पिंग वर्ब की करें तो हेल्पिंग वर्ब के अंदर हमारा इज, एम, आर, इज, एम, आर, was, were, has, have, had, do, does, did, will और shall। आदि आते हैं। यानी कि आप जो है अगर यदि केवल जानकारी के लिए हेल्पिंग वर्ब को याद करना चाहते हैं तो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल इन्हें आप याद कर सकते हैं। बाकी हेल्पिंग वर्ब काफ़ी सारी होती हैं जो कि हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, लेकिन हमें अंग्रेजी को थोड़ा आसान बनाना है, इसलिए हम अभी मेन हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इसके बाद हमारी आती है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की अगर हम बात करें तो मेन वर्ब में हम क्या लेते हैं? मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य कार्य, जो भी कार्य हम करते हैं, जैसे आना, कम, जाना, गो, खाना, ईट, खेलना, प्ले, और सोना, स्लीप। तो ये हमारी मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब होती है। इसके बाद बात आती है ऑब्जेक्ट की। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होता है जिस पर कार्य किया जाता है, यानी कि हम इसे हिंदी में कर्म बोलते हैं। इसके अंदर हम लोग मी, यू, हर, हिम, देम आदि लेते हैं। आशा है आपको ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए,
सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को एक बारी हम फिर से समझ लेते हैं। तो सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो आई, यू, शी, ही, दे और कोई नेम, ये मुख्य रूप से हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके बाद वर्ब में हम पहले हेल्पिंग वर्ब को लेते हैं और हेल्पिंग वर्ब के अंदर मुख्य तौर पर हम इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल इन्हें लेते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी हेल्पिंग वर्ब हैं, लेकिन फिलहाल आसानी के लिए हम केवल मुख्य हेल्पिंग वर्ब को ही प्रयोग में ला रहे हैं। इसके बाद मेन वर्ब क्या होती है? जो हम मुख्य कार्य करते हैं, जैसे कम, गो, ईट, प्ले, स्लीप। इसके बाद ऑब्जेक्ट की आती है। ऑब्जेक्ट में हम मी, यू, हर, हिम और देम का प्रयोग करते हैं। अब इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। एसवीओ को तो आप समझ ही चुके हैं, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, अंग्रेजी के अंदर हम दो तरह के वाक्य को बनाते हैं। एक वाक्य जिनमें हम कोई कार्य नहीं करते और एक ऐसे वाक्य जिनमें हम कोई कार्य करते हैं। आइए एक उदाहरण लेते हैं, जैसे और एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। अब आप देखेंगे कि पहला सेंटेंस, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा, जबकि दूसरे के अंदर एक कार्य हो रहा है। क्या कार्य है? पढ़ने का कार्य। तो इसके अंदर पढ़ने का कार्य हो रहा है। तो अब इसमें देखते हैं कि एसवीओ का रूल कैसे यूज होगा। तो जैसा कि हमने बताया था कि वर्ब दो प्रकार की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। तो देखिए, अगर यदि कोई कार्य हो रहा है तो हम मेन वर्ब लगाएंगे, और अगर कोई कार्य नहीं हो रहा तो हम मेन वर्ब नहीं लगाएंगे। जैसे अगर मैं एक अध्यापक हूं, इसकी अंग्रेजी बनानी होगी तो मैं के लिए हम यूज करते हैं आई के साथ हम यूज करेंगे एम और ए टीचर। तो आई एम ए टीचर इसकी अंग्रेजी होगी। और जबकि मैं पढ़ रहा हूं तो इसकी अंग्रेजी बनेगी आई एम रीडिंग। इस सेंटेंस में कोई कार्य नहीं हो रहा, जबकि दूसरे में एक कार्य हो रहा है। वो क्या है? तो आशा है आप इसे समझ चुके होंगे। अब अगली क्लास में हम इसे विस्तार से जानेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, एसवीओ में वर्ब दो प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो अब हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से करते हैं। मान लीजिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं जिसके अंदर कोई कार्य नहीं होता। जैसे यह कुर्सी है, मैं एक अध्यापक हूं। अब सब ठीक है। तो देखिए, ये तीन सेंटेंस जो मैंने बनाए हैं, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं होता है। जबकि एक तरफ मैं अगर लेता हूं, मैं खेल रहा हूं, वह गाती है, हम पढ़ते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें इन तीनों वाक्य की, तो इसके अंदर किसी प्रकार का कार्य नहीं हो रहा। जबकि इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसमें खेलने का कार्य, इसमें गाने का कार्य और इसमें पढ़ने का कार्य हो रहा है। इसलिए जब हम इन सेंटेंस को बनाएंगे, जब हम इनका अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, जब हम इनकी अंग्रेजी बनाएंगे, तो हम अगर यदि इन सेंटेंस को बनाएंगे तो मेन वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, और अगर यदि हम इन्हें बनाएंगे तो उसमें मेन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बाकी का फॉर्मूला सेम रहेगा। इसकी अगले वीडियो के अंतर्गत हम कुछ प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तो देखते रहिए हमारे एसवीओ के सूत्र को। तो आज केवल इतना ही। अगली वीडियो में हम कुछ उदाहरण लेंगे जिसके अंदर हम एसवीओ का अच्छे से यूज करना सीखेंगे। तो तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।